लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बिहार द्वारा के करेंट अफेयर सेशन में सभी लोग को जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं। और बहुत कम समय बचा हुआ, आप जानते हैं कि 18 और 21 तारीख को आपका जीवन का एक नया अध्याय लिखने जाएंगे कि किनका फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि पीटी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही आप मेंस के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो आइए, करेंट अफेयर एसपीटी का कार्य है और बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है। यहाँ से उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 प्रश्न आपको निश्चित ही आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार दरोगा एग्जाम में 20 नंबर का सिर्फ करेंट अफेयर आता है। तो 20 नंबर का करेंट अफेयर आता है, तो सभी लोग करेंट अफेयर को अवश्य करेंगे, क्योंकि काफी उपयोगी साबित होगा। करेंट और साइंस सभी लोग करेंगे। तो चलिए, बिना समय को आपका बर्बाद किए हुए आते हैं पहले नंबर प्रश्न पर और सभी को बारी बारी से अच्छे तरीके से हम डील करेंगे। कहता है कि भारत एवं विश्व में प्रथम स्थान, प्रथम कौन है? कहता है कि भारत एवं विश्व में प्रथम 2023-24 के अनुसार कहता है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पे बना है? कहता है भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पे बना है? तो ये आपको कहाँ पे बना है? हैदराबाद में बना है। कहाँ पे बना है? हैदराबाद। और आपको इसके बारे में बता दे, हैदराबाद को क्या कहा जाता है? हैदराबाद को हाईटेक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाईटेक सिटी कहा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछेगा हुसैन सागर झील कहाँ पे है? तो हुसैन सागर झील आपका कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो याद रखिए कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर का नवाचार इनोवेशन म्यूजियम कहाँ पे खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया है। अगला प्रश्न कहता है 2 नंबर में, कहता है थोड़ा मोटा कर लेते मार्कर को ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट नजर आएगा। कहता है भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? आप जानते हो कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी है भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत। याद रखेंगे दीपिका पादुकोण कौन है? हीरोइन है। और किसकी पत्नी है? तो रणवीर सिंह की पत्नी है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि बताइए, इसके अलावा आपसे पूछेगा कि वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वन्य जीव अधिनियम 1972 में आया था, इसमें संशोधन करने वाला राज्य केरल बना है। आप जानते हैं केरल के बारे में आपसे पूछेगा अष्टमुडी झील कहाँ पे है? अष्टमुडी झील आपका केरल में है। बेमनाह झील कहाँ पे है? केरल में है। इसके अलावा आपसे पूछेगा पेरियार झील कहाँ पे? तो कहाँ पे है? आपको केरल में है। और केरल की सबसे लंबी नदी का नाम है भरतपुजा। ये सारा डाटा आप याद करेंगे, क्योंकि आपको करेंट के साथ साथ स्टैटिक भी आपको हम बता देते ताकि एग्जाम में आपको काफी फायदा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। और अच्छा सेशन लगेगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम भी और सेशन लेकर आप लोग आते रहेंगे। कहता है कि भारत की पहली चीता सफारी का शुरुआत कहाँ पे किया गया है? भारत की पहली चीता सफारी का शुरुआत किया गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में किया गया है। आप जानते हैं कि नामीबिया से बहुत सारे चीता को लाया गया था मोदी जी के दौरान। तो वही कह रहा है कि भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ पे होगी? कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कहाँ पे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पे आते। कहता है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, यानी कोई ऐसा शहर जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेगा, तो कौन सा शहर बन गया है? वो शहर बन गया चंडीगढ़। कौन? पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कहाँ पे? चंडीगढ़ में है। तो कहता है कि भारत की पहली झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? चंडीगढ़ बना है। आपसे पूछेगा कि चंडीगढ़ का उपराज्यपाल कौन है? तो चंडीगढ़ का उपराज्यपाल का नाम है गुलाब चंद कटारिया। क्या है? यहाँ का उपराज्यपाल का नाम है गुलाब चंद कटारिया। यहाँ का क्या है? आपका गुलाब चंद कटारिया यहाँ के क्या है? उपराज्यपाल है। तो याद रखेंगे सारा चीज। कहता है अगला, कहता है कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो भारत का पहला ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछ भी सकता है, क्योंकि कहता है कि भारत का पहला बाल विवाह, जानते हैं कि भारत में बहुत सारे बाल विवाह होते हैं, यानी कम उम्र में शादी कर दिया जाता है, यानी कि मैट्रिक इंटर की उम्र में शादी कर दिया जाता है, उस समय मैच्योर नहीं रहता है लड़का हो या लड़की। तो कहता है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? बालोद है। कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है बालोद। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ पे है? रायपुर में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर में है। और इसके अलावा बेला डीला लॉस कहाँ पे है? वो छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और छत्तीसगढ़ का राज्यपाल पूछेगा तो कौन हो जाएगा? रेमन डेका। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आपसे पूछेगा, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। चलिए अगले प्रश्न बातें करता है कि भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र। ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कैंसर। क्या होता है? ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कैंसर। तो कहता है कि भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो गोवा में जानते हैं कि गोवा महाराष्ट्र के नीचे है और ये क्या है? जो एक समुद्री सीमा बनाती है। तो कहता है कि भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला गया है? गोवा के बारे में आपको बता दें, मांडवी और जुआरी नदी कहाँ पे है? तो गोवा में है। गोवा में मांडवी और
नदी। आपसे पूछेगा कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है, तो दूध सागर जलप्रपात भी आपका गोवा में है। इस सारा डाटा आप याद रखेंगे, काफी मजा आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगेगा। और जो फैक्ट बताते हैं, जो आप इसमें नहीं लिखा हुआ उसको राइट हैंड कॉपी में कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो फैक्ट बताते हैं वो एग्जाम उपयोगी है, एग्जाम में आया हुआ है या आने का प्रबल संभावना है। इसीलिए क्लास को सीरियस होकर कीजिएगा, मजा आ जाएगा सेशन को। उसके अलावा आपसे कहता है कि स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। आप जानते हैं कि गांव में क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। तो कहता है कि स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG का फुल फॉर्म क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। कहता है स्वयं सहायता ग्रुप के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तमिलनाडु। कौन बना है, तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु के बारे में बता दें, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है, तो MK स्टालिन है। और तमिलनाडु का राज्यपाल का नाम है RN रवि। क्या नाम है, RN रवि। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, तो भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है। कुल मिलाकर रामसर साइट कितना है, 20 रामसर साइट तमिलनाडु में है। ये डाटा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि काफी उपयोगी आपको एग्जाम में होगा। चलिए अगला कहता है कि दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम, दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया है, तो कौन सा यूनिवर्सिटी बनाया है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका। कहता है कि दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम, दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया है, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका का है, इसने बनाया है। ये याद रखेंगे। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथन कहाँ पे है, कहाँ पे खोला गया, भारत का पहला महिला कैंसर, क्या भारत का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ पे खोला गया है, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में। इसके अलावा आपसे पूछेगा दिल्ली के बारे में, आपसे पूछेगा कि बताइए राष्ट्रपति भवन कहाँ पे, दिल्ली में है, रायसीना की पहाड़ी पे है। तो भारत का पहला, और कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कैंसर का अध्ययन जिसमें करते हैं उसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला कहता है कि बिहार की पहली महिला, ये याद रखेंगे, बिहार की पहली फीडे मास्टर महिला कौन बनी है, बिहार की पहली फीडे मास्टर महिला कौन बनी है, उसका नाम है मरियम फातिमा। क्या नाम है, मरियम फातिमा। मरियम फातिमा, क्या नाम है, मरियम फातिमा बनी है। कौन बनी है, मरियम फातिमा बनी है, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर। इसके अलावा कहता है, देखिए इसके अलावा क्या कहता है, इसके अलावा आपको कहता है, इसके अलावा क्या कहता है, देखिए कहता है कि दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है, कहता दा विंची रोबोटिक, कहता दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कौन है, तो वो है एम्स दिल्ली। कौन है, एम्स दिल्ली। कौन हो जाएगा, एम्स दिल्ली। तो सारा लोग ये लोग आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि काफी उपयोगी है एग्जाम के पर्पज से। चलिए अगले पाते हैं, अगला क्या कहता है, अगला पे देखते हैं। चलिए एम्स दिल्ली तक हम लोग पढ़ लिए थे। इसके अलावा आगे कहता है कि भारत का पहला एक मिनट, भारत का कलर ले लेते हैं, एक मिनट देखिए कलर ले लेते हैं थोड़ा, ताकि आप लोग को आसानी हो। कहता है, देखिए अगला क्या कहता है, दिल्ली तक हम लोग पढ़ लिए थे, नहीं मध्य प्रदेश तक आप भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ किया गया, भारत के पहले PM मित्र पार्क। कहता है भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ पे किया गया है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे किया गया है, मध्य प्रदेश में। और अभी क्या है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव, और यहाँ का राज्यपाल का नाम क्या है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश का कौन है, राज्यपाल है। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। और इसके अलावा आपसे पूछेगा सोयाबीन उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो सोयाबीन उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, आपको मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। ये आप याद रखेंगे। कहता है दुनिया का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहता है दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLR नियुक्त किया गया। कहाँ पे किया गया है, अल्बानिया में। कहाँ पे किया गया है, अल्बानिया। कहाँ पे, अल्बानिया में। आप जानते हैं अल्बानिया का राजधानी कहाँ पे है, तो अल्बानिया का राजधानी तिराना में। कहाँ पे है, तिराना में अल्बानिया का राजधानी है। अल्बानिया का राजधानी कहाँ पे है, तिराना में। कहाँ पे है, तिराना में, याद रखेंगे। कहता है दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च कहाँ पे किया गया है, कहता है एक मिनट देखिए, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च कहाँ पे किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे, नई दिल्ली में किया गया है। इसके अलावा कहता है कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। कौन बोलता है कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, तो हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दे कि रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बारालाचला दर्रा कहाँ पे है, तो सब का सब कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगले पास बातें। और अगला क्या कहता है, अगला देखते क्या कह रहा है। अगला कहता है आपका, देखिए अगला क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कहता फिलिस्तीन
फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? फिलीपींस को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? वो बना है आपको फ्रांस। कौन बना है? फ्रांस बना है। तो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? फ्रांस बना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। स्थापना 1945 में हुआ था। चलिए ये हो गया आपका। इसके अलावा कहता है भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक, उसका नाम क्या है? भारत के पहले, देखिए एक मिनट, क्या बोला है कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पे खोला गया है? तो कहाँ पे खोला गया भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पे खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पे? केरल में खोला गया। कहाँ पे? केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। कहता कि और केरल के बारे में बताया था, अशुबुड्डी झील, वेम्बनाड झील सब कहाँ पे? केरल में। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सा बना है? कहता कि समुद्री क्षेत्र में गैर बैंकिंग समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो कौन बनी है? सागरमाला वित्त निगम। क्या नाम है? सागरमाला वित्त निगम। क्या नाम है? सागरमाला वित्त निगम। कहता योजना नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, सॉरी योजना नहीं, योग नीति। कौन सा है? योग नीति। योग पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भी पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। और दूसरा नंबर पे गुजरात। दूसरा कौन बना है? गुजरात बना है। तो कहता है कि योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड बना है। ये याद आप लोग रखेंगे। कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले CISF की पहली महिला कौन बनी है? उसका नाम है गीता समोता। कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है? गीता समोता। समोसा नहीं, समोता। याद रखेंगे, गीता समोता बनी है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF की महिला। चलिए ये सब आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसके अलावा क्या था कि कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाला पहले भारतीय कौन बने? शुभांशु शुक्ला। कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, ये याद रखेंगे। कहता भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी। कौन बनी है? विभा देवी। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी। कौन बनी है? विभा देवी। कौन बनी है? विभा देवी बनी है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या कह रहा है? चलिए आगे आपका कहता है कि भारत की पहली ई वोटर तो हो गई, विभा देवी बनी है। भारत की पहले ई वोटर बनी है विभा देवी। क्यों? कौन बनी है? विभा देवी। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पे? गाजियाबाद में खोला गया। कहाँ पे? भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पे खोला गया? गाजियाबाद। और गाजियाबाद के बारे में पूछा है कि गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? तो कौन हो जाएंगे? गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी। कौन सा नदी? हिंडन नदी किनारे। और ये क्या आता है? NCR में आता है, दिल्ली राजधानी क्षेत्र में आता है। NCR में आता है, दिल्ली राजधानी क्षेत्र में आता है गाजियाबाद, जो कि किस राज्य का शहर है? उत्तर प्रदेश का। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। कौन बना है? ई वोटिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अपना बिहार बना है। इसके अलावा आपसे पूछेगा बिहार के बारे में और पूछ सकता है कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो बिहार में कुल 6 रामसर साइट है। कितने? 6 रामसर साइट है। बिहार में आपसे पूछेगा कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो कितने रामसर साइट है? 6 है। कितने हैं? 6 है। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप कौन बना है? भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप कौन बने हैं? यशस्वी सोलंकी। कौन बने हैं? यशस्वी सोलंकी। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, एक पेज क्लियर हो गया। और आप लोग को कैसा लग रहा है क्लास जरूर बताइएगा। ऐसा ही अगर करेंट अफेयर का सेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर हम ऐसा ही सेशन लेकर आएंगे, चाहे करेंट अफेयर हो, चाहे ज्योग्राफी, बायोलॉजी हो, और करंट स्टैटिस्टिक्स तो लेकर आते ही रहेंगे। तो जो भी बिहार द्वारा की तैयारी करते हैं, इसके अलावा बिहार SSC की तैयारी करते हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि धुआंधार डिस्कशन होगा, तबातोड़ डिस्कशन होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए अगला इधर आ जाते हैं। अगला क्या कह रहा है देख रहे हैं। देखिए अगला क्या कहता है। चलिए आप लोग इसको भी अच्छे से देखेंगे और क्लास को एंजॉय भी करेंगे आंसर दे देकर। क्या बोलता है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन का नाम क्या है? वो कहाँ पे? सॉरी विश्व का वर्ल्ड का पूछा है। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन का नाम क्या है? हात्सु सीमा स्टेशन कहाँ पे है? जापान में। हात्सु
सीमा स्टेशन कहाँ पे है? जापान में। आप जानते हैं जापान की राजधानी टोक्यो है, और टोक्यो कौन से द्वीप पर है? तो टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। और जापान का और शहर आपका होन्शु हो गया। इसके अलावा आपका होन्शु के अलावा हो जाएगा क्योटो हो गया, ओसाका हो गया, सब का सब कहाँ पे है? सब का सब आपको कहाँ पे है? होन्शु द्वीप पर है। इसके अलावा हिरोशिमा नागासाकी कहाँ पे है? यहाँ पे जापान में। कहाँ पे है? जापान में। तो वही पूछना कि विश्व का पहला प्रिंटेड स्टेशन कहाँ पे खोला गया है? तो जापान के हात्सुमो स्टेशन पर। हात्सुमो स्टेशन पर, जापान के हात्सुमो स्टेशन पर। कहाँ पे? जापान के हात्सुमो स्टेशन पे। इसके अलावा आपसे पूछेगा सुगारो जल संधि कहाँ पे है? तो जापान में। सुगारो जल संधि कहाँ पे है? जापान में। कहता वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन जो होता है उसके लिए कमीशन बनाया है, तो केरल राज्य ऐसा किया है। काफी अच्छा काम है, क्योंकि आप जानते हैं जब वरिष्ठ नागरिक हो जाता है तो उसका बेटा या उसका बहू क्या होता है, उसको घर से निकाल देते हैं, जिसके कारण वो दर दर भटकते रहते हैं। तो इसके लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग का स्थापना करेगा, जिसमें वृद्धाश्रम टाइप का रहेगा। सभी लोग का, जो भी वृद्ध लोग रहेंगे उनका काफी केयर किया जाएगा, प्रॉपर खाना दिया जाएगा, प्रॉपर उनका जो भी इलाज वगैरह होगा वो सरकार उसका खर्च उठाएगी। तो पहला राज्य कौन बन गया? केरल। और केरल के बारे में बताए थे कि तितली अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला गया है? केरल में। तितली अनुसंधान कहाँ पे खोला गया है? केरल में खोला गया है तितली अनुसंधान केंद्र। चलिए, सभी लोग को क्लास देखने में मजा आ रहा होगा। कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित यानी जिसके पास दृष्टि नहीं, आंख नहीं है, वो कौन है? छोजिंग आंगमो। क्या नाम है? छोजिंग आंगमो। क्या नाम है? छोजिंग आंगमो। क्या है? छोजिंग आंगमो बनी है। इसके अलावा नेक्स्ट पूछ रहा है कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? भारत का पहला यानी कि पूरी तरह से साक्षर बनेगा, टोटली क्या? लिटरेट। तो भारत का पहला इंटायर लिटरेट राज्य कौन बना है? मिजोरम। कौन बना है? मिजोरम। कौन बना है? मिजोरम बना है। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। अगला कहा था कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ पे खोला गया? अमरावती। अमरावती में। कहाँ पे? भारत का पहला पहला कंप्यूटिंग गांव कहाँ पे खोला गया मेरे दोस्त? तो अमरावती में। अमरावती के बारे में बता दें, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? अमरावती में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। एपी बोले तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं समझेगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? अमरावती में है। कहाँ पे है? अमरावती में है। चलिए आगे कहता है कि भारत का पहला फ्लोटिंग घाट का मतलब होता है तैरता हुआ घाट। जैसे में केबुल आम जाओ, कैसा पार्क है? तैरता हुआ पार्क है। उसी प्रकार से पूछा कि भारत का पहला फ्लोटिंग पार्क कहाँ पे, फ्लोटिंग घाट कहाँ पे बना है? तो फ्लोटिंग घाट बना अयोध्या, सरयू नदी के किनारे। जानते कि भारत का पहला फ्लोटिंग पार्क कहाँ बना? अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। यहाँ पे क्या हुआ था? भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? अयोध्या में। तो भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पे खोला गया है? आपको कहाँ पे बना है भारत का पहला फ्लोटिंग घाट? आपको बना है अयोध्या में। अयोध्या में। कहता समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? समान नागरिकता संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? पहला तो उत्तराखंड जानते हैं, लेकिन दूसरा कौन हो गया है? गुजरात। कौन हो गया? दूसरा गुजरात हो गया है। आपसे पूछ सकता है, क्योंकि पहला सभी लोग जानते हैं, लेकिन दूसरा एग्जाम में अक्सर पूछा करता है। तो दूसरा कौन हो गया है? दूसरा गुजरात। कहता ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन है? ट्रेन में आप सफर करेंगे तो वहां पे भी एटीएम यूज कर सकते हैं। और कौन सा बैंक है? वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऐसा सुविधा देने का प्रयास किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा कहता है कि गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गांव स्तर पर। पूरा अवशेष का मतलब क्या होता है? जो अवशेष प्राचीन काल का अवशेष है उसको पूरा करने वाला, खुदाई करके कि क्या मेरे पास भी बिहार में या किसी स्टेट में पूरा अवशेष बचा हुआ, उसको क्या करता है? उसको खुदाई करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो क्या कहता है कि गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक बन गया है। और कर्नाटक का मुख्यमंत्री पूछेगा तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक का मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। और कर्नाटक के आपसे पूछेगा कि राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक का राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के बारे में आपसे और पूछेगा कि कैगा कहाँ पे? कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसके अलावा आपसे पूछेगा बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है? बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? कर्नाटक में ही बाबा बुदन की पहाड़ी है। और कॉफी उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कॉफी उत्पादन में कर्नाटक है। और चाय उत्पादन में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? असम। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? असम के जोरहाट में चाय अनुसंधान केंद्र है। इस सारा डाटा आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा गुजरात, पहला उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बारे में बताए थे, नीति, माना, धर्मा, लिपुलेख, दर्रा, सब का सब कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड को देवों का भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवों का भूमि। और
योग योग राजधानी किसे कहा जाता है? ऋषिकेश को योग राजधानी कहा जाता है। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में, उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी क्या करती है? मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो सभी लोग सेशन को एंजॉय करेंगे और डेली आपको हम क्लास दिलवाएंगे और काफी मजा भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो सेशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताएंगे। सेशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, कहता है कि त्वरित डिजिटल, त्वरित का मतलब क्या होता है? एक्ट फास्ट, रैपिड। रैपिड का मतलब क्या होता है? त्वरित, एक्ट फास्ट, क्विक। कहता है कि त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है मेरे भाई? मध्य प्रदेश बना। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव यानी कि त्वरित डिजिटल पहल करेगा कौन? मध्य प्रदेश। आपको बताया था अभी क्या था? कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है भारत का। इसके अलावा इंदौर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? अहिल्या बाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पे एक सिंगरौली जिला है मध्य प्रदेश में, जो किस लिए फेमस है? कोयला भंडार के लिए। कोयला भंडार के लिए कौन फेमस है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली। कौन है? सिंगरौली। कौन है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला, सिंगरौली। और सिंगरेनी पूछेगा तो कहाँ पे हो जाएगा? तेलंगाना में सिंगरेनी है। और सिंगरौली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नरवड़ा पूछेगा तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग का नाम क्या है? विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग का नाम क्या है? कहता विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग कौन बनाया है? वो बनाया है चीन। कौन बनाया है? चीन। उसका नाम है तियानशान सेंगली। क्या नाम है? तियानशान सेंगली। तियानशान सेंगली। क्या नाम है? तियानशान सेंगली। कहता विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग का नाम क्या है? तियानशान सेंगली। तियानशान सेंगली। क्या नाम है? तियानशान सेंगली। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग का नाम क्या है? तियानशान सेंगली। क्या नाम है? तियानशान सेंगली, ये नाम है उसका। ठीक है, 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना? 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरीके से लागू करने वाला, यानी क्रिमिनल कानून को लागू करने वाला कौन बना? चंडीगढ़ का आपसे पूछेगा। चंडीगढ़ का उपराज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया है। और चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है जो संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। कहता है कि सौर ऊर्जा से चलने वाली देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन है? सौर ऊर्जा से चलने वाली तो गुजरात का मसाली गांव है। कौन है? गुजरात का मसाली गांव है। सौर ऊर्जा से चलने वाली देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन है? गुजरात। और गुजरात में हजीरा है। हजीरा पूछेगा कहाँ पे है? हजीरा कहाँ पे है? हजीरा गुजरात में। कहाँ पे है हजीरा? आप जानते हैं कि क्या है? बंदरगाह शहर है और यहाँ पर औद्योगिक नगर है जो कि सूरत में पड़ता है हजीरा। तो हजीरा काफी फेमस जगह है। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना है। अंकलेश्वर कहाँ पे है? गुजरात में है। जैसे आप जानते हैं बरौनी में तेल शोधन कारखाना है, डिब्रूगढ़ में असम क्या है, उसी प्रकार से अंकलेश्वर में क्या है? तेल शोधन कारखाना है। ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला कहता है क्या मेरे दोस्त? देखिएगा, कहता है कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे आपको गुजरात तक पढ़े थे ना? गुजरात तक पढ़े थे। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि समान नागरिकता यहाँ तक हो गया था। इसके अलावा भारत के पहले सेमीकंडक्टर लागू करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला म्यूजियम। हम मसाली गांव तक पढ़े थे। कहाँ तक? गुजरात के मसाली गांव तक पढ़े थे। एक मिनट, मसाली गांव तक पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे। चलिए अगला क्या कहता है? देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पे बना है? देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ बना है? महाराष्ट्र में बना। कहाँ बना है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और राज्यपाल कौन है वहाँ का? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। और लातूर में आपको बताया था कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसका है? B.R. अम्बेडकर का है। वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र के लातूर जिला में बना है। ये याद रखेंगे। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। कौन बना है? गुजरात बना है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। मतलब भारत के पहले लेखक गांव का उदाहरण कहाँ पे हुआ? लेखक यानी कि राइटर का विलेज है। यानी भारत के पहले लेखक गांव का उदाहरण कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड में लेखक का उद्घाटन किया गया। पहले लेखक गांव का उदाहरण कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड। आप लोग याद रखेंगे। कहता है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई यानी सूखा एयरपोर्ट, ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? ड्राई पोर्ट का कहाँ पे? बीटा जानते हैं कि पटना के पास में ही पड़ता है बीटा में दमदार एयरपोर्ट बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। काफी इंडस्ट्रियल एरिया है बीटा और काफी अभी डेवलप भी हो रहा है बीटा। तो कहता है बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? बीटा में। कहाँ पे? बीटा में। माउंट सिसपांगमा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? माउंट सिसपांगमा। कौन? माउंट सिसपांगमा पर चढ़ाई करने वाला पहले राज्य कौन बने हैं?
पहले भारतीय कौन बने? अर्जुन वाजपेयी। कौन बने? अर्जुन वाजपेयी बने। कौन बनेंगे? माउंट सिसपंगवा पर चढ़ाई करने वाला पहला भारतीय कौन बना है? तो अर्जुन वाजपेयी बना है। अगला है कि सशस्त्र बल यानी सशस्त्र बल बोले तो क्या बोलते हैं इसको? एसएसबी। क्या बोलते हैं? एसएसबी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती सरीन। क्या नाम है? आरती सरीन। कौन बनी है? आरती सरीन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? महानिदेशक को डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। डायरेक्टर जनरल इसको बोला जाता है। कौन बनी है? आरती सरीन। कौन बनी है? आरती सरीन। उसके बाद भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पे खोला गया है? कहाँ पे खोला गया? भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पे खोला गया? नागपुर महाराष्ट्र में। कहता भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क पक्षी पार्क कहाँ पे खोला गया है? नागपुर कहाँ पे है मेरे भाई? महाराष्ट्र में। आप जानते हैं कि विदर्भ वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे नागपुर और अमरावती जिला है महाराष्ट्र में। अमरावती एक आपको आंध्र प्रदेश का राजधानी भी है, लेकिन विदर्भ क्षेत्र में कौन है? जब महाराष्ट्र में जाइएगा तो महाराष्ट्र के आपको उत्तर पूर्व में कौन सा विदर्भ वाला क्षेत्र है? विदर्भ वहीं पर नागपुर है। और नागपुर के बारे में पूछेगा आरएसएस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में, जो कि स्थापना कब हुआ था? 1925 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1925 में स्थापना हुआ था। और नागपुर में ही क्या हुआ था? बी.आर. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ पे ली थी? तो नागपुर में ही लिया था। और नागपुर को संतरा नगरी के रूप में जाने जाते हैं। संतरा नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? जैसे मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है, वैसा ही महाराष्ट्र का नागपुर संतरा के लिए ही सुप्रसिद्ध है। कहता समन का मतलब होता है वारंट। कोई वारंट आपके पास आ जाएगा, समन आ जाएगा, बुलावा आ जाएगा। समन वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? समन वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य बना है एमपी, मध्य प्रदेश। कौन बना है? समन वारंट डिजिटल रूप से एक और डिजिटल वाला आया था, ठीक है, डिजिटल यानी डिजिटल इनिशिएटिव वाला भी काम मध्य प्रदेश कर रहा है और याद भी कर सकता है डिजिटल इसमें है। तो डिजिटल वाला जो भी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? मध्य प्रदेश में। कहता है कि समन यानी कि क्या बोलता है? वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? एमपी बना है। कौन बना है मेरे दोस्त? एमपी बना है। तो सेशन को ऐसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा प्रयास रहता है कि आपको अधिक समय में अधिक से अधिक कंटेंट दे, अधिक से अधिक फैक्ट बताए, ताकि आपको एग्जाम में क्या होगा? फायदा है। क्योंकि वनडे एग्जाम में वही राज करेगा, वही एग्जाम निकालेगा जो अधिक से अधिक, जिसका मेमोराइज करने का पावर होगा, जो अधिक से अधिक फैक्ट को याद कर पाएगा, वही वनडे एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएगा। क्योंकि आईएएस लेवल का एग्जाम है नहीं कि उसमें आपको आंसर राइटिंग करना है। वनडे एग्जाम में जितना फैक्ट आपको याद है, करंट अफेयर हो, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस हो, सबका सब फैक्ट पे आधारित है। तो कहाँ पे खोलेगा? समन वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है? मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना है? जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को पहले वो राज्य था, लेकिन अब उसको केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो 2019 में इसको केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो कहता है कि वहां पे आप जमीन खरीद सकते। पहले था कि वहां पे जम्मू कश्मीर में आप जमीन नहीं खरीद सकते, वहां का जो वासी है वही वहां पे रह सकते हैं। अदर स्टेट के लोग को वहां पे अलाउ नहीं था, क्योंकि अलग संविधान, अलग निशान और अलग उनका सारा तौर तरीका था। लेकिन जब मोदी सरकार आए तो गृह मंत्री अमित शाह ने उसको क्या कर दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो वही बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। कौन बना है मेरे दोस्त? महाराष्ट्र बना है। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बना है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे है? विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे है? उज्जैन, मध्य प्रदेश। कहाँ पे? उज्जैन, मध्य प्रदेश। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे बना है? तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी आपको उज्जैन, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैन को क्या कहता है? उज्जैन महाकाल का मंदिर कहाँ पे है? महाकाल का मंदिर कहाँ पे? उज्जैन में है महाकाल का मंदिर। और उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी। कौन सा नदी है? क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा है? उज्जैन शहर आपको क्षिप्रा नदी के किनारे है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में बना है। देश का पहला जनमन आवास कहाँ पे खोला गया? तो शिवपुरी जिला आपको मध्य प्रदेश। शिवपुरी जिला कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहता है देश का पहला जनगण मन आवास कहाँ पे खोला गया? शिवपुरी जिला, मध्य प्रदेश। ये सारा चीज आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि क्लास देखने में आपको मजा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? देखिए आगे कहता है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे शिवपुरी जिला तक। कहता कि जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। कौन बना है? अपना बिहार। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है बिहार बना। ठीक है। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? सैनिटरी नैपकिन, जो जानते हैं
कि एमसी के दौरान महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन दिया जाता है ताकि उससे किसी प्रकार का डिजीज नहीं हो, किसी प्रकार का बीमारी नहीं हो। तो वही बोलता है कि सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। कहता शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है? दिल्ली हवाई अड्डा। कौन बना? आप जानते हैं कि दिल्ली में काफी प्रदूषण है, इसके लिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है दिल्ली हवाई अड्डा। इसी का नाम क्या है? दिल्ली हवाई अड्डा का नाम ही क्या है? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली दिल्ली का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम है। कहता भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा कहाँ पे खोला गया है? उत्तराखंड में। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान कहाँ पे खोला गया है? आपको उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। क्या तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? मोहना सिंह। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? मोहना सिंह। आप पूछेगा नौसेना महिला फाइटर कौन है? नौसेना की पहली महिला फाइटर का नाम क्या है? उसका नाम आप लोग बताइएगा। नौसेना की पहली महिला फाइटर का नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। कहा तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है मोहना सिंह। कौन बनी है? मोहना सिंह। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? भारत के पहले गिद्ध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वल्चर बोलते हैं। रिप्रोडक्शन सेंटर कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? गोरखपुर। कहाँ पे? गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गोरखपुर में। कहाँ पे किया गया मेरे दोस्त? गोरखपुर में किया गया। इस सारा डाटा आप लोग याद रखेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है। तो सारा चीज को आप लोग ध्यान रखना है और सभी लोग को अच्छे से काम करना है। हम लोग अच्छे से काम करेंगे और डेली सेशन लेकर आएंगे आप लोग की सेवा में, और आप लोग भी सेशन को एंजॉय करेंगे तो फाइनली मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए मजा आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो सारा लोग आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है? आगे आप लोग ध्यान देंगे। कहता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला गया? भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ? पटना बिहार में। ठीक है, और इसको आपको जलीय जीव कब घोषित किया गया? डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया बताएंगे आप लोग। 2010 में किया गया था, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला कहता है इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली अकेले पार करने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन है? तो कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। आप लोग याद रखेंगे। इंग्लिश चैनल कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज ओल्ड एज वाला कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल है। कहता है इंग्लिश चैनल पर पार करने वाला सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन है? इंग्लिश चैनल पर पार करने वाला सबसे युवा, ये था उमरदराज, लेकिन ये कहा है युवा कौन बना है? जिया राज। कौन बना है? जिया राज। आप लोग याद रखेंगे। सर देश का पहला राइस एटीएम यानी कि चावल एटीएम कहाँ पे खोला गया? देश का पहला राइस एटीएम कहाँ पे खोला गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा। कहाँ पे? भुवनेश्वर। जानते हैं कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी है। देश का पहला राइस एटीएम कहाँ पे खोला गया है? उड़ीसा में खोला गया। कहाँ पे खोला गया? उड़ीसा में। ठीक है, और आपसे पूछेगा चिल्का झील कहाँ पे? चिल्का झील उड़ीसा में। तमपारा झील कहाँ पे? उड़ीसा में। और जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री मोहन चरण बाजी है। और उड़ीसा का राज्यपाल पूछेगा तो असीम कुमार घोष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? असीम कुमार घोष हो जाएंगे। ठीक है, ये सारा डाटा आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगला क्या कहता है? अगला प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगला, इसके बारे में इसके अलावा आप लोग को हम बताएंगे। आपको जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी आएगा। जीआई टैग से रिलेटेड पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको आर्द्र भूमि से, तो आपसे पूछेगा कि भारत में कुल कितने आर्द्र भूमि हो गया है? तो भारत में कुल 96 आर्द्र भूमि हो गया। पहले 94 था, लेकिन 2 को जोड़ दिया गया। 2 को, एक राजस्थान को और एक आपको छत्तीसगढ़ को जोड़ा गया। तो अभी भारत में कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं? तो भारत में कुल 96 रामसर साइट हो गए हैं। चलिए याद रखेंगे। चलिए आते हैं कहाँ पे रामसर साइट वाला दिया हुआ है, उसको भी आपको हम करा देते हैं ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हो। चलिए आगे भी हम करा देते हैं। रामसर साइट वाला किधर चला गया? एक मिनट, रामसर साइट भी आपको करवा देते हैं। और ऑपरेशन से भी आता है, ऑपरेशन से भी क्वेश्चन आपको पूछता है। ऑपरेशन को भी एक बार देख लेते हैं, कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे क्या कहता है कि 2024-25 में विभिन्न ऑपरेशन कहाँ पे हुआ? तो ऑपरेशन महादेव कहाँ पे, जो इंपोर्टेंट है उसको करवा देते। क्या कहता है कि ऑपरेशन फायर ट्रेल आप जानते हैं कि जब चीनी से दीपावली के समय में पटाखा आता है तो कहता है ऑपरेशन फायर ट्रेल। भारत में
चीनी पटाखों को गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन ट्रेल। ऑपरेशन ट्रेल कहाँ क्यों चलाया गया? तो भारत में चीनी पटाखों को गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन फायर ट्रायल चलाया गया। ठीक है, उसके अलावा आपसे कहता है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर केरुगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे नक्सल विरोधी ऑपरेशन था। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके लिए चलाया गया? हाँ, याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कहाँ पे चलाया गया? तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा पर चलाया गया। कौन था? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा पर केरुगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन कौन था? ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑप्शन ब्लैक फॉरेस्ट याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा पर चलाया गया। ऑपरेशन महादेव क्या बोलते हैं? ऑपरेशन महादेव, इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया। कहाँ पे चलाया गया? भारतीय सेना श्रीनगर के लिडवास इलाके में चलाया गया। कौन? ऑपरेशन महादेव, याद रखेंगे कौन? ऑपरेशन महादेव। इसके अलावा आपसे पूछेगा ऑपरेशन आपसे पूछेगा शिवा के बारे में पूछेगा, जो इंपोर्टेंट है पहले वो कर लेते हैं। ऑपरेशन शिवा कहाँ पे चलाया गया? भारतीय सेना द्वारा श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए। ऑपरेशन शिवा कहाँ पे चलाया गया? भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा 2025 सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए चलाया गया। इसके अलावा पूछेगा ऑपरेशन शील्ड के बारे में पूछ सकता है। तो ऑपरेशन शील्ड क्या कहता है? भारत और पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल। 31 मई को किया गया। कौन? मॉक ड्रिल किया गया। ऑपरेशन शील्ड का संबंध है भारत द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया ड्रिल था। उसके अलावा पूछेगा आपसे, इसके अलावा इंपोर्टेंट कौन है? ऑपरेशन ब्रह्मा आपसे पूछ सकता है। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत, इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी। तो भारत ने किस देश में भेजा? तो म्यांमार में क्या भूकंप पीड़ित की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी। तो कौन? ऑपरेशन ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा भगवान होता है और ब्रह्मा भगवान का सब पे नजर आता है। तो कहाँ पर नजर पड़ा? म्यांमार में। और भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी गई। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशन डेविल हंट क्या कहता है? ऑपरेशन डेविल हंट कहता है बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने कोशिश करने और लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। क्या कहता है कि ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बांग्लादेश द्वारा कौन सा योजना चलाया गया? ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन सद्भाव के बारे में क्या कहता है? भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए। तो ऑपरेशन सद्भाव क्या है? भारत सरकार द्वारा टाइफून क्या है? तूफान का नाम है टाइफून। भारत सरकार द्वारा टाइफून योगी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए म्यांमार लाओस के हेल्प के लिए किया गया। ठीक है, तो सारा आप लोग याद रखेंगे। तो क्या आपसे पूछेगा कि बताए म्यांमार की राजधानी कहाँ पे है? न्यायपीताओ नाम है, न्यायपीताओ है। और लाओस का राजधानी कहाँ पर? वियंतियान है। और वियतनाम की राजधानी कहाँ पे है? हनोई में। कहाँ पे? हनोई में। ये सब अभी आप लोग याद रखेंगे। आगे कहता है कि ऑपरेशन कन्विक्शन क्या बोल रहा है? ऑपरेशन कन्विक्शन क्या? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम कर इसमें संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार हेतु चलाया गया। कौन चलाया गया? ऑपरेशन कन्विक्शन। क्या चलाया गया? ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया। कौन सरकार द्वारा चलाया गया? पूछ सकता है कि ऑपरेशन कन्विक्शन किस सरकार द्वारा चलाया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और इसका टारगेट क्या था? यौन उत्पीड़न तथा धार्मिक परिवर्तन को कम करने के लिए संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु। ऑपरेशन राइजिंग सन क्या बोलता है? ऑपरेशन राइजिंग सन के बारे में क्या होता है? राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने का तस्करी, कौन सा तस्करी को रोकने के लिए? सोने की तस्करी के सिंडिकेट को उजागर करने के लिए कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन राइजिंग। चलिए, जो नहीं किए थे उसको कर लेते एक बार। ऑपरेशन फाल्कन के बारे में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ऑपरेशन फाल्कन क्या हो जाएगा? उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियतों को वेश धारण करके ठगने तथा धोखा देने वाले के खिलाफ चलाया गया। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे ढोंगी बाबा जी होते हैं जो कि बच्चा का अपहरण कर लेते हैं, बच्चा को कैद करके ले जाते हैं और उसको नशा करके उसको ले जाते हैं। तो वही इसलिए चलाया गया ऑपरेशन कालनेमी एक प्रकार का क्या था? राक्षस था। तो कहता उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियतों को वेश धारण करके ठगे या धोखा देने वाले के खिलाफ चलाया गया था। कौन? ऑपरेशन कालनेमी। तो ऑपरेशन कालनेमी किस सरकार के द्वारा चलाया गया? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और किस कारण से चलाया गया? तो जो कि तस्करी होता था, बच्चों का तस्करी होता था, ठगी और धोखा करता था, उसके खिलाफ चलाया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहता कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का मतलब क्या होता है? हथौड़ा था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या है? संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नेम था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए सैन्य हमले का कोड नाम था। क्या नाम था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। चलिए आगे एक बार देख लेते हैं ऑपरेशन सिंधु के बारे में क्या कहता है। भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए अब भारत सरकार द्वारा इजराइल और ईरान के बीच में जब युद्ध हो गया था तो बहुत सारे वहां पे लोग रहते थे, कोई पढ़ाई करते तो किसी काम के लिए वहां पे गए थे, तो भारत सरकार क्या चलाया? ऑपरेशन सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? भारत के बाहर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। तो भारत से बाहर से लाने के लिए, किस देश से लाने के लिए? इजराइल और ईरान। ठीक है, आगे आते क्या था? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया। बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल, जब वो अटैक कर रहा था ईरान तो ईरान ने इजराइल के खिलाफ, जब इजराइल अटैक कर रहा था तो उसके खिलाफ कौन? ईरान क्या किया? उसका जवाबी मिसाइल से उसका ड्रोन पे हमला किया। ईरान के ड्रोन पे हमला किया। ठीक है, ये हो जाएगा। ऑपरेशन राइजिंग लायन का संबंध किससे है? ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया बड़े पैमाने और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला था। क्या कहता है? ऑपरेशन राइजिंग। तो क्या 3 गो आ गया? क्या इजराइल से 1 आ गया, 3 गो? ऑपरेशन सिंधु भारत से इजराइल में फंसे लोगों को भारत में लाने के लिए। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 ईरान ने इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल किया। और ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किए गए बड़े पैमाने का और अत्यधिक समन्वित और सैन्य हमला। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे है ऑपरेशन स्पाइडर वेव का क्या है? ऑपरेशन साइबर वेव। स्पाइडर का मतलब क्या होता है? मकड़ी होता है ना, मकड़ी को क्या अंग्रेजी में बोलते हैं? स्पाइडर। कहता ऑपरेशन स्पाइडर वेव, इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमले किया था। कौन? रूस ने यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर क्या किया गया था? अटैक किया था। कहता है कि कहाँ पे गया? हाँ, भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान में सटे। इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर आतंक ड्रोन हमला किया था। कब किया था? 1 जून को किया था। ऑपरेशन किलर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ऑपरेशन किलर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन किलर आपका हो जाएगा भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिंग जिले में लश्कर तैयबा के आतंकियों को खत्म करने के लिए किया गया। लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए किया गया ऑपरेशन किलर। कौन सा किया गया? ऑपरेशन किलर, याद रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपसे बता देंगे। पहलगाम आतंकियों को हमले के पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया गया। पहलगाम में जानते थे कि बहुत सारे पर्यटक गए थे, वहां पर निर्देश लोगों को भी धर्म के नाम पर मार दिया गया था। इसीलिए भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर चलाया। यानी जिसका भी हस्बैंड मर गया था तो उसके खिलाफ उसको बदला लेने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। कौन चलाया? ऑपरेशन सिंदूर। भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकियों हमलों के खिलाफ पीओके में आतंकियों ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया गया था, याद रखेंगे। और ऑपरेशन चक्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ऑपरेशन चक्र क्या हो जाएगा? सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ। सीबीआई द्वारा डिजिटल, बहुत सारे लोग क्या करता है? डिजिटली स्कैम करता है। आपको बोलेगा कि पेटीएम का नंबर बताइए, पेफोन का नंबर बताइए, बोलेगा कि आपका ओटीपी का नंबर बताइए, और उसके आधार पर क्या कर लेता है? डिजिटल अरेस्ट स्कैम के तहत कौन चलाया है? सीबीआई ने चलाया है। ऐसे लोगों को धरपकड़ करने के लिए ऑपरेशन चक्र चलाया गया था। तो चलिए और ऑपरेशन मुस्कान के बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन जो नहीं पढ़े थे उसके बारे में। ऑपरेशन मुस्कान क्या कहता है? ऑपरेशन मुस्कान क्या है? 11 10 हो गया, 11 हो गया। ऑपरेशन 11, इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 76 बच्चों को शोषण से बचाया। यानी बच्चे का शोषण काफी हो रहा था, उसके खिलाफ तेलंगाना सरकार ने ऑपरेशन 11 चलाया। कौन सा चलाया? ऑपरेशन 11 चलाया। और ऑपरेशन फाल्कन क्या बोल रहा है? ऑपरेशन फाल्कन असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए, असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव को व्यापार रोकने के लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन फाल्कन। क्या चलाया गया? ऑपरेशन फाल्कन। चलिए फटाफट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फटाफट देखते हैं कितना लोग को आप लोग को याद है, और फटाफट हम लोग रिवीजन करेंगे। क्योंकि देखिए पढ़ाई का मतलब होता है, पढ़ाई का दूसरा मतलब होता है रिवीजन, और सफलता उसी को मिलेगा जो बार बार क्या करेगा? रिवीजन करेगा। चलिए एक झलक देख लेते हैं। कहता ऑपरेशन फायर ट्रेल का भारत में चीनी पटाखों। तो ऑपरेशन फायर माने आग, तो पटाखा जलाएंगे तो आग निकलेगा। तो भारत सरकार द्वारा फायर ट्रेल चलाया गया भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए।
इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सरकार द्वारा, इतना याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सरकार द्वारा नक्सलवादियों को रोकने के लिए। ऑपरेशन महादेव किसके लिए, तो श्रीनगर के लिडवास, श्रीनगर के लिडवास में के इलाकों में चलाया गया। ऑपरेशन मुस्कान 11, ऑपरेशन मुस्कान 11 किसके लिए, तो इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया, शोषण करने से बचाया। ऑपरेशन फाल्कन, ऑपरेशन फाल्कन क्या कहता है, औसत में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए क्या है, औसत में गैंडों के अवैध शिकार करता था और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन। तो ऑपरेशन फाल्कन का संबंध किससे, सिक्किम राज्य से, किस राज्य से, सिक्किम बोले हैं, असम से है। फाल्कन का संबंध किससे, असम से है। ऑपरेशन काल ने भी बताया तो उत्तराखंड में धार्मिक शख्सियतों संतों के आधार पर जो ठगी और धोखा करता है उसके खिलाफ ऑपरेशन शिवा, भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ की यात्रा 2025 सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए। पूछ सकता है ऑपरेशन शिवा, अमरनाथ की यात्रा, तो ऑपरेशन शिवा पूछेगा तो किससे, भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ की यात्रा में सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से लोग जा सके आ सके, इसके लिए चलाया जाएगा ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर बदले थे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े सैन्य हमले का कोड नेम था। कोड नेम था क्या, तो क्या पूछेगा, ऑपरेशन मिडनाइट क्या था, अमेरिका का कोड नेम था, कोड नेम था। ऑपरेशन सिंधु पूछेगा, भारत सरकार द्वारा इजरायल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, आप जानते हैं कि भारत इजरायल और ईरान में जब युद्ध हो गया था तो उसे निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन प्रॉमिस 2, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, इसके तहत ईरान ने इजरायल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल में ड्रोन हमला किया था, बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किया था। ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन के बारे में पूछेगा, इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने पर अत्यधिक संभावित हमला था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बारे में बताए थे, रूस और यूक्रेन में फंसे यूक्रेन ने रूस को सैन्य ठिकानों पर हमला किया। रूस और यूक्रेन से संबंधित कौन है, स्पाइडर वेव। ऑपरेशन शील्ड पूछेगा तो क्या हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से सीमा सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल, कौन था, मॉक ड्रिल था, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन किलर, ऑपरेशन किलर के बारे में पूछेगा तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिंग जिले में लश्कर तैयबा के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन किलर चलाया गया। किलर का मतलब समझिए, किलर बोल सकते हैं। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछेगा, भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकियों के हमले, पीओके में आतंकियों ठिकानों को नष्ट करने के लिए, पीओके में आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि पहलगाम और पीओके याद रखेंगे। ऑपरेशन चक्र 5, सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ, और ऑपरेशन ब्रह्मा, भारत इसके तहत म्यांमार को क्या करेगा, मदद करेगा। और ऑपरेशन डेविल हंट क्या करे, बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश करने के खिलाफ गिरफ्तार करने के लिए, यानी कि बांग्लादेश में जो अस्थिर करने की कोशिश कर रहा था बांग्लादेश सरकार, उसके खिलाफ ऑपरेशन डेविल हंट चलाया, ठीक है। ऑपरेशन सद्भाव के बारे में कह रहा है, ऑपरेशन सद्भाव क्या है, भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए। भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी नाम है उसका, तो क्या बोलता है, भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए। और ऑपरेशन कन्विक्शन क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने के लिए, इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए। तो ऑपरेशन कन्विक्शन किस सरकार के, ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे ऑपरेशन आपसे कालनेमी पूछेगा तो उत्तराखंड, याद रखिए, कालनेमी पूछेगा उत्तराखंड, और ऑपरेशन कन्विक्शन पूछेगा यूपी सरकार। ऑपरेशन राइजिंग सन किसके खिलाफ चलाया गया, ऑपरेशन राइजिंग सन कौन से राज्य के खिलाफ, किसके खिलाफ चलाया गया, तो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी को रोकने के लिए राइजिंग सन कौन सा लाया गया, ऑपरेशन राइजिंग सन खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए। तो ये सारा चीज आप लोग याद रखेंगे। चलिए, मजा आ गया होगा, आगे देखते, आगे जो नहीं कर पाए थे उसको हम कर पा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, राइजिंग सन तक पढ़े थे, राइजिंग सन तक हम लोग देख लिए थे। उसके बाद क्या कहता है कि ऑपरेशन राइजिंग सन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट क्या है, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट क्या है, वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। वायुसेना कौन सा सेना द्वारा चलाया गया, ये पूछ सकता है कि बॉम्बी बकेट कौन से सेना द्वारा, बंकी यानी आग लगेगा तो किससे बुझाएंगे, बकेट माने क्या होता है, बाल्टी या डोल बोलते हैं गाँव में, बाल्टी या डोल इसको बोला जाता है बकेट। तो भारतीय ऑपरेशन बॉम्बी बकेट वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए, नैनीताल के जंगल में आग लग गया था, उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। कौन चलाया, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। चलिए आगे आ जाते हैं, कहता है कि ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। उत्तराखंड ऑपरेशन मर्यादा, और एक और था अमरनाथ के लिए भी चलाया था ऑपरेशन शिवा, लेकिन ऑपरेशन मर्यादा किसके लिए, उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ कौन सा है यात्रा, केदारनाथ की यात्रा के लिए। ऑपरेशन शील पूछेगा, इजरायल ने ईरानी हमले रोकने के लिए
के बाद डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया, डिफेंस ऑपरेशन का नाम इजराइल क्या दिया, ऑपरेशन शील्ड दिया। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन संकल्प क्या है, तो भारतीय सेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया। कहता है कि भारतीय नौसेना ने ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों, समुद्र में बहुत सारे लुटेरा होता है जो कि नाव पे बैठा रहता है, तो उसके लिए भारत सरकार ने संकल्प लिया कि हम ईरान के जहाज को बचाएंगे और अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है, ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए क्या चलाया गया, ऑपरेशन इंद्रावती। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए क्या चलाया गया, ऑपरेशन इंद्रावती। हैती तो ऑपरेशन इंद्रावती, हैती याद रखिएगा और इंद्रावती, ठीक है, लास्ट में तीती है। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए क्या चलाया गया, ऑपरेशन इंद्रावती। क्या चलाया गया, ऑपरेशन इंद्रावती, याद रखेंगे। उसके बाद है ऑपरेशन कामधेनु का, ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर, गाय कामधेनु किसको बोला जाता है, गाय को या मवेशी को, तो ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी को तस्करी पर नकेल कसने के लिए। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए। याद रखें कामधेनु का संबंध किससे, धेनु का मतलब होता है क्या, गाय, धेनु का मतलब क्या होता है, गाय, तो गाय मवेशी में आ जाएगा। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते कौन चलाया, तो इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 550 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। यानी बहुत सारे बच्चे होते रेलवे स्टेशन पे क्या हो जाते, बिछड़ जाते, माँ बाप से दूर भाग जाते, खेलते खेलते पता नहीं चलता कहाँ चला गया। उसी में बच्चे क्या होते हैं, बच्चे आपको गायब भी हो जाते, बहुत सारे बच्चे गायब भी हो जाते हैं, बहुत सारे भीड़ भाड़